चीन की सेना ताइवान को चारों तरफ से घेर लेती है, लड़ाकू विमानों की गड़गड़ाहट, जंगी जहाज़ों की तैनाती। लेकिन इस बड़े पैमाने पर की गई मिलिट्री ड्रिल को वो नाम क्या देते हैं? जस्टिस मिशन। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? चलिए आज हम इस नाम के पीछे छिपे संदेश को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि यह चीन की वैश्विक योजनाओं के बारे में क्या बताता है। तो यही वो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर एक मिलिट्री शो ऑफ फोर्स को न्याय का मिशन क्यों कहा गया? देखिए, ये सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, ये एक सोचा समझा संदेश है और आज हम इसी संदेश को डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए इसकी परतें हटाकर देखते हैं। इस नाम को समझने की जो चाबी है वो न्याय शब्द की दो बिल्कुल अलग अलग परिभाषाओं में छिपी हुई है। अब देखिए यहां बात कितनी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है इंटरनेशनल जस्टिस मिशन, एक ऐसा ग्रुप जो पीड़ितों को बचाता है और मानवाधिकारों के लिए लड़ता है, और दूसरी तरफ है चीन का जस्टिस मिशन, एक मिलिट्री ड्रिल जो मिसाइलों और युद्धपोतों से कड़ी चेतावनी देती है। नाम एक, लेकिन दुनियाएं बिल्कुल अलग। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये मैसेजिंग का एक तरीका है। चलिए अब शब्दों से हटकर असल एक्शन को देखते हैं। ये जस्टिस मिशन आखिर जमीन पर कैसा दिख रहा था? असल में ये एक बहुत बड़ा और ऐसा सैन्य प्रदर्शन था जो पहले कभी नहीं देखा गया। तो तस्वीर कुछ यूं बनती है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने 2 दिनों तक ताइवान को 5 तरफ से घेरकर लाइव फायर ड्रिल की। सरकारी तौर पर कहा गया कि ये ताइवान की आज़ादी चाहने वालों के लिए एक कड़ा संदेश था। लेकिन जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये संदेश सिर्फ ताइवान के लिए नहीं था। और बात सिर्फ जहाज़ों की तैनाती तक ही नहीं रुकी। ड्रिल के दूसरे दिन ताइवान ने चीन के 27 रॉकेट ट्रैक किए जो द्वीप की तरफ दागे गए थे। ये ताकत का एक बहुत ही साफ प्रदर्शन था। और यहां बात बहुत अहम हो जाती है। ये चीन की तरफ से अब तक की सबसे नज़दीकी लाइव फायर गतिविधि थी। मतलब ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं था, ये एक सीधी और साफ धमकी थी जो एक बहुत ही नाजुक रेखा को पार कर रही थी। जब कोई ग्लोबल पावर ऐसा कदम उठाती है तो दुनिया का ध्यान तो जाता ही है। तो बीजिंग के इस जस्टिस मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या प्रतिक्रिया हुई? और जैसा कि उम्मीद थी, 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां सामने आईं। बीजिंग के लिए ये एक जरूरी चेतावनी थी, वहीं वॉशिंगटन के लिए ये बिना वजह तनाव बढ़ाने जैसा था। ये कूटनीतिक टकराव का एक क्लासिक मामला था जो शब्दों के मैदान में लड़ा जा रहा था। लेकिन ये चिंता की आवाज सिर्फ वॉशिंगटन तक ही सीमित नहीं थी। यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर के बड़े खिलाड़ियों ने इस कदम की निंदा की। ये एक साफ रिमाइंडर था कि ताइवान स्ट्रेट में स्थिरता कोई लोकल मुद्दा नहीं है, बल्कि ये एक ग्लोबल चिंता का विषय है। लेकिन ये कहानी मिसाइलों और जहाज़ों से कहीं ज्यादा गहरी है। चीन के तरकश में एक और शक्तिशाली हथियार है, और वो है सूचना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये प्रोपेगेंडा मैप जो इस ड्रिल के साथ जारी किया गया था। पहली नज़र में तो ये एक आम सा नक्शा लग सकता है, लेकिन जरा गौर से देखिए। इस पर लिखा हर एक लेबल, हर एक लाइन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही सावधानी से तैयार किया गया हिस्सा है। इसे दुनिया को एक बहुत ही खास संदेश देने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे पहले इस लेबल को देखिए, ताइवान प्रांत। इन 2 छोटे से शब्दों में बीजिंग ताइवान की अपनी स्वतंत्र सरकार को ही मिटा देता है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये नक्शे के जरिए अपनी संप्रभुता का दावा है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अब इस लेबल को देखिए, रियुक्यू जापान के कब्जे में। यह जापान के रियुक्यू द्वीपों पर टोक्यो की संप्रभुता पर सीधा हमला है। संदेश साफ है, ये सिर्फ ताइवान के बारे में नहीं है, ये पूरे क्षेत्र का नक्शा फिर से बनाने के बारे में है। एक रेडिट यूजर ने इसे सबसे सटीक तरीके से बताया, प्लीज हमारे बॉर्डर्स की इज्जत करें, जबकि हम आपके बॉर्डर्स की इज्जत करने की कोई कोशिश नहीं करते हैं। ये नक्शा एक राजनीतिक हथियार है जिसे चीन के पड़ोसियों और दुनिया को ये बताने के लिए डिजाइन किया गया है कि बीजिंग अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को कैसे देखता है, यानी ऐसी चीज जिसे बदला जा सकता है और फिर से लिखा जा सकता है। तो हमारे पास एक मिलिट्री ड्रिल है जिसका नाम न्याय है, और एक नक्शा जो बॉर्डर ही बदल रहा है। इन अलग अलग धागों को क्या चीज जोड़ती है? जवाब चीन के शासन करने के तरीके में छिपा है, एक कॉन्सेप्ट जिसे रूल बाय लॉ यानी कानून द्वारा शासन कहा जाता है। और यही इस पूरी गुत्थी का सबसे अहम हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए, रूल ऑफ लॉ में कानून एक अंपायर की तरह होता है जो ये पक्का करता है कि हर कोई, यहां तक कि सबसे ताकतवर खिलाड़ी भी, नियमों से चले। लेकिन रूल बाय लॉ में कानून ताकतवर खिलाड़ी के हाथ में एक बैट बन जाता है जिसका इस्तेमाल वो अपनी मर्जी से खेल को मोड़ने के लिए करता है।
एक में कानून सत्ता को कंट्रोल करता है, दूसरे में सत्ता कानून को कंट्रोल करती है। यूएस चीन आर्थिक और सुरक्षा समीक्षा आयोग ने इसे साफ साफ कहा है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी कानून का इस्तेमाल ताकत चलाने के एक औजार के तौर पर करती है, उस पर लगाम लगाने के लिए नहीं। और ये फर्क बहुत बड़ा है। और ये सोच एक बहुत ही साफ इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी में बदल जाती है, भाला और ढाल। भाला यानी आक्रामक रवैया, अपने कानूनों का इस्तेमाल अपनी सीमाओं के बाहर चीन के हितों को बढ़ाने के लिए करना। और ढाल यानी रक्षात्मक तरीका, दूसरे देशों को उनकी कंपनियों पर अपने कानून लागू करने से रोकना। ये एक तरह की कानूनी जंग है। तो जब हम इस रूल बाय लॉ वाले चश्मे से देखते हैं तो जस्टिस मिशन का पूरा मतलब ही बदल जाता है। अचानक सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। ये ड्रिल सिर्फ एक मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं थी, ये रूल बाय लॉ की एक एक्सरसाइज थी। इसका मकसद था सैन्य ताकत का इस्तेमाल करके चीन के कानूनी और राजनीतिक दावों को लागू करना। ये न्याय के पर्दे के पीछे ताकत का खुला प्रदर्शन था। तो चलिए सब कुछ एक साथ रखकर देखते हैं। नाम जस्टिस मिशन को एक कानूनी जामा पहनाता है, नक्शा चीन के राजनीतिक दावों को जाहिर करता है, और ड्रिल उन दावों को लागू करने के लिए ताकत मुहैया कराती है। ये एक पूरी तरह से सोची समझे स्ट्रैटेजी है जो चीन के घरेलू रूल बाय लॉ सिस्टम को ग्लोबल स्टेज पर पेश कर रही है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक ग्लोबल पावर रूल बाय लॉ का इस्तेमाल करती है तो न्याय को परिभाषित करने का हक आखिरकार किसके पास होता है? ये सिर्फ एक किताबी सवाल नहीं है, ये 21वीं सदी की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसका सामना हम सभी को आने वाले सालों में करना होगा।